आज हम लोग पढ़ेंगे कंबोडियाई संकट के बारे में। सन 1954 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार करके राजकुमार नरोत्तम सिहानुक को शासक माना गया। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है राजा होगा मेन मुखिया, ठीक है, उसके मेन संरक्षण में जो है संसद सरकार चलाएगी। नरोत्तम सिहानुक 1954 से ही कंबोडिया में गुट निरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति पर कायम था। मतलब हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, समझ गए। गुट निरपेक्षता मतलब किसी गुट में शामिल नहीं होंगे और तटस्थ रहेंगे, ना अमेरिका के पार्टी में रहेंगे और ना रसिया के पार्टी में रहेंगे। इसलिए कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशियाई सैन्य संगठन में शामिल नहीं हुआ। अमेरिका इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव चाहता था, इसी कारण वह सिहानुक से चिढ़ा हुआ था और थाईलैंड को उकसाकर कंबोडिया को तंग करवा रहा था। थाईलैंड को उकसाकर मतलब थाईलैंड के साथ सीमा विवाद करवा रहा। अमेरिका की इस कूटनीतिक चाल के कारण 1963 ईस्वी में सिहानुक ने उससे भी किसी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। यह बात अमेरिका के लिए अपमानजनक थी। पहले थाईलैंड को उकसा करके कंबोडिया के साथ भिड़ान करा रहा और फिर कंबोडिया को बोला कि हम बीच बचाव करें, हम तुम्हारा मतलब समस्या का समाधान कर दे। तो कंबोडिया का शासक बोला सिहानुक की नहीं। इससे क्या हुआ, अमेरिका चिढ़ गया। यह बात अमेरिका के लिए अपमानजनक थी। मई 1965 में उसने वियतनाम के साथ कंबोडिया के सीमावर्ती गांवों पर आक्रमण कर दिया। तो वियतनाम में जब बम गिराना शुरू किया था, कंबोडिया के भी सीमावर्ती में बम गिराना शुरू कर दिया। तब सिहानुक ने अमेरिका से राजनयिक संबंध तोड़ लिए। यानी सब देश का सब देश में राजदूत होता है ना, तो उसी को बोलते हैं संबंध तोड़ लिया। आगे चलकर सन 1969 ईस्वी में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी, जिससे 40,000 एकड़ भूमि की रबर की फसल नष्ट होगी। अब देखो कितना बड़ा कमीना है ना, कितना 40,000 एकड़ भूमि में रबर का फसल नष्ट कर दिया, जहर छीट दी। तब सिहानुक ने मुआवजे की मांग अमेरिका से की और रूस की ओर झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी से राजनयिक संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए। जब द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ ना, तो जर्मनी जब हार गया ना, तो जर्मनी के दो टुकड़े हुए, आधा टुकड़ा पूर्वी जर्मनी और आधा पश्चिम जर्मनी कहला है। तो पश्चिम जर्मनी में अमेरिका वाला सरकार बना, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया, पूर्वी जर्मनी साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। तो साम्यवादी कहाँ है, पूर्वी जर्मनी में है, तो रूस से नज़दीकी चाह रहा है। तो अमेरिका जब इसके साथ इतना किया तो इसने पूर्वी जर्मनी से राजनयिक संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए। तत्कालीन दो गुटीय पूंजी विश्व व्यवस्था में पूंजीवादी अमेरिका यह नहीं चाहता था कि कंबोडिया साम्यवादी देशों के प्रति सहानुभूति रखे, अतः उसने कंबोडिया के गुट निरपेक्षता को एक पक्षीय मानते हुए यह आरोप लगाया कि सिहानुक सरकार का संबंध उत्तरी वियतनाम एवं वियत कांगो से। उत्तरी वियतनाम क्या है, जहाँ पर हो चिन मिन की सरकार है। वियत कांगो क्या है, वियत कांगो दक्षिण वियतनाम में सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ अमेरिका समर्थित बायोदाई का सरकार है ना जी, है ना। नयोदियम जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, तो वहाँ वियत कांगो जो है वहाँ का स्वतंत्रता चाह रहा है। कहाँ का, दक्षिण वियतनाम का चाह रहा है कि हम उत्तरी वियतनाम में इसको मिला लें। तो ये बोला कि उसका संबंध उससे है। इसलिए अमेरिका CIA के माध्यम से कंबोडियाई दक्षिणपंथियों को संगठित करके सिहानुक को सत्ताच्युत करना चाहता था, यानी उसको सत्ता से हटाना चाहता था। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण 1970 में दक्षिणपंथियों ने वियतनाम के दूतावास के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया। इसी परिप्रेक्ष्य में सिहानुक को वियतनाम के प्रति कठोर रुख अपनाना पड़ा।
यानी उसके साथ वीरान हो गया दक्षिणी वियतनाम से। उत्तरी वियतनाम तो इसका समर्थक है ना जी। 18 मार्च 1970 को कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिहानुक को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा दिया। अब देखो 18 मार्च में कंबोडिया का राष्ट्रीय संसद जो है राजा को हटा रहा है और जनरल नोल के नेतृत्व में सरकार बनी जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। नरोत्तम सिंह अब यहाँ सेना जो है तख्ता पलट दिया, सब शासक बनना चाहता है ना, तो वह मौका पाया तो जनरल हटा दिया इसको। अब देखो नरोत्तम सिहानुक ने पेकिंग में, तो नरोत्तम सिहानुक भाग के कहाँ चला गया? पेकिंग, चीन में चला गया। अब वहाँ निर्वासित सरकार का गठन करके जनरल नोल की सरकार को अवैध घोषित कर वहाँ से तो भाग गया। अब विदेश जा करके, चाइना जा करके वहाँ कंबोडिया का सरकार बनाया, अपना वहाँ से सरकार चलाने का कोशिश किया। मतलब ऐसी सरकार जो होती है ना, जो विदेश जा कर के संचालित होती है, वो नाम मात्र की होती है, लेकिन वह वहाँ से प्रेस और मीडिया को बोलता है कि नहीं वहाँ पर हमारे देश में जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं, तो बाहर से विदेश में उसकी सरकार है, वहाँ से अपनी जनता को, नरोत्तम सिहानुक को सेना ने हटा दिया है, अमेरिका ने पैसा से हटवा दिया है। अभी सेना का उसका समर्थन हो गया, लेकिन मेन शक्ति तो जनता की होती है। तो जनता जो है, तो जनता में तो नरोत्तम के प्रति विद्रोह नहीं है, तो वह वहाँ से निर्वासित सरकार का गठन करके जनता को मैसेज दे रहा है कि उस सरकार को हटाओ, वो गलत है, तो वही बता रहा है। ठीक है, तो उसने जनरल नोल की सरकार को अवैध घोषित कर दिया और राष्ट्रीय संसद को भंग कर दिया। जिस संसद ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था उसको भंग कर दिया। उसके पास वो राइट था जिस समय वो भागा, उससे पहले मेन मुखिया है ना, राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत ना संसदीय व्यवस्था है, तो राजा मुखिया, तो राजा संसद को भंग कर दिया। जनता से मौजूदा सरकार को अपदस्थ करने की अपील की, जनता से अपील कर रहा कंबोडिया के। अप्रैल 1970 से सिहानुक ने नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें उत्तरी वियतनाम और वियतकांग सैनिकों से भरपूर मदद मिल रही थी। नरोत्तम सिहानुक की सेना विजयी होते हुए राजधानी नामपे की ओर बढ़ रही थी, कंबोडिया के राजधानी की तरफ। अमेरिका ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया। दक्षिण वियतनाम से अमेरिकी फौज कंबोडिया में प्रवेश कर गई और व्यापक संघर्ष शुरू हो गया। यह युद्ध बड़ा ही भयंकर था। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस नीति का व्यापक विरोध अमेरिकी भी कर रहे थे। अमेरिका राष्ट्रपति का विरोध अमेरिका में शुरू हो गया। राष्ट्रपति निक्सन को अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा करनी पड़ी, परंतु दक्षिणी वियतनाम ने अपनी सेना कंबोडिया में रहने देने की घोषणा करके स्थिति को और जटिल बना दिया। बोला अमेरिका तो अपना सेना बुला लिया और दक्षिण वियतनाम में उसी का समर्थित सरकार जो है, जो कंबोडिया में अपना सेना लेके गया, बोला हम नहीं हटाएंगे भैया, समझे। अब लग रहा था कि चीन भी कंबोडिया के मामले में हस्तक्षेप करेगा। इस तरह से एक बार पुनः दक्षिण पूर्व एशिया की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। स्थिति को भांपते हुए इंडोनेशिया ने एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा। 16 मई 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। यद्यपि यह सम्मेलन सफल रहा, परंतु कंबोडिया की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। कंबोडियाई छापामारों, अमेरिकी सेना के बीच युद्धों, बमबारी, नृशंस हत्याओं के इस दौर में ही 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया। गणराज्य यानी अब यहाँ पर सरकार, राजा नहीं रहेगा, अब यहाँ वोट से हम सरकार बनवाएंगे। परंतु सिहानुक एवं नोल की सेनाओं में संघर्ष चलता रहा। 5 वर्ष पश्चात सिहानुक ने निर्णायक युद्ध का ऐलान किया और उसकी लाल खुमेरी सेना विजय करती आगे बढ़ती गई। अंततः नोल को भागना पड़ा। अप्रैल 1975 में कंबोडियाई गृह युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, कंबोडिया का गृह युद्ध समाप्त हो गया। नरोत्तम सिहानुक पुनः राष्ट्राध्यक्ष बने, परंतु 1978 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया।
अब कंबोडिया का नाम बदल करके कंपूचिया कर दिया गया। नरोत्तम सिहानुक के बाद ख्यू सम्फान एवं पोलपोट ने अपने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप शासन करना शुरू किया। यह दौर पूरी तरह से आतंक का दौर था। मार्क्सवादी तो बड़ा मारकाट करके ना अपना स्थापित किए थे, तो उसमें जो धनी संपत्ति लोग तो उनका मारकाट करके सब संपत्ति को बांट दिया ना गरीबों में। परंतु 1979 में हेग सामरिन ने एक संयुक्त मोर्चे का गठन करके ख्यू सम्फान और पोलपोट को पराजित कर दिया। संयुक्त मोर्चा का गठन किया और उसको हरा दिया। इस स्थिति में रूस चीन आमने सामने आ गए। ठीक है, दोनों एक एक को समर्थक है। चीन ने वियतनाम पर आक्रमण करके दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी शक्ति का परिचय दिया। हालांकि अमेरिकी नीति कंपूचिया के मामले में सफल नहीं रही और वह साम्यवाद को फैलने से रोक नहीं पाया, परंतु दो साम्यवादी देश रूस और चीन को आमने सामने लाने में उसकी नीति अवश्य सफल होगी। दो साम्यवादी देश आपस में लड़ने के स्थिति में पहुंच गए। वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका। जनेवा समझौता से दो वियतनामी राज्यों को जन्म तो अवश्य हो गया था, परंतु अस्थायी शांति की उम्मीद नहीं के बराबर थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में जहां साम्यवादी सरकार थी, वहीं दक्षिण वियतनाम में पूंजीवाद समर्थित सरकार थी। जनेवा समझौता में यह कहा गया था कि अगर जनता चाहे तो मध्य 1956 तक चुनाव करा करके पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा। उसी समय से वियतनामी जनता उसके एकीकरण के पक्ष में आवाज़ उठाती रही थी, जिसे उत्तरी वियतनाम का पूर्ण समर्थन था, जबकि दक्षिण वियतनाम की जनता शांतिपूर्ण प्रयासों से चूक गई। जब वो कितना भी शांतिपूर्ण प्रयास किया कि हम अब एक देश हो जाएं, तो दक्षिण वियतनाम का जनता को मिलने नहीं दिया वहाँ का शासक जो है। तो 1960 में वियतकांग राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन करके अपने सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दिया दक्षिणी वियतनाम के लोगों ने। 1961 तक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ का राजा नहीं चाहता है कि उत्तरी वियतनाम का साम्यवादियों का प्रभाव यहाँ पड़े, और उसको अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका जो दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था, ने 1961 के सितंबर में शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र जारी किया और उत्तरी वियतनाम की हो चिन मिन सरकार को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। बोला कि देखो दक्षिणी वियतनाम शांति से था, ये उत्तरी वियतनाम वाला हो चिन मिन का सरकार जो है वहाँ जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, वियतकांग को समर्थन कर रहा है, जिसके कारण ऐसी स्थिति हो गई। 1962 के शुरुआत में अपने 4000 सैनिकों को दक्षिण वियतनाम की मदद करने के लिए सैगॉन भेज दिया। वास्तविकता यह थी कि नयो दिन दियम की तानाशाही अत्याचार से जनता तंग आ चुकी थी। कहाँ की जनता तंग आ गई? दक्षिणी वियतनाम की जनता। क्यों तंग आ गई? नयो दिन दियम के तानाशाही के कारण। बौद्ध जनता, अब वहाँ के लोग कैसे है? बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, है ना। तो बौद्ध जनता धार्मिक असहिष्णुता के कारण आत्मदाह कर रही थी, यानी वहाँ धार्मिक सपोर्ट राजा नहीं कर रहा वहाँ का शासक ना, तो आप आत्मदाह कर रही थी, आग लगा रहा था खुद में सरकार के खिलाफ। इसी को लेकर के 1963 में सेना ने विद्रोह कर नयो दिन दियम को मार दिया। समझ गए? जब देखा कि हमारे देश के साधु सन्यासी जो आग लगा रहे हैं, ये सरकार कुछ कर नहीं रही है, तो वहाँ का सेना जो है नयो दिन दियम को मार दिया। ठीक है, और सैनिक सरकार की स्थापना हुई, परंतु यह भी प्रतिक्रियावादी थी, यानी वह भी जो था बन तो गया लेकिन जनता का हित के बारे में नहीं सोच रहा। इस तरह से सरकारों का आना जाना लगा रहा, मगर किसी की भी नीति नहीं बदली और वियतकांग का संघर्ष चलता रहा। पाँच अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर कुछ सैनिक अड्डे तबाह कर दिए। तब अमेरिका को चेतावनी भरी धमकियां रूस और चीन ने दिया, परंतु इसका असर उस पर नहीं पड़ा। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया यह युद्ध काफ़ी हिंसक, बर्बर एवं यातनापूर्ण था। इस युद्ध में खतरनाक हथियारों
टैंकों एवं बम वर्षक विमानों का व्यापक प्रयोग किया गया। साथ ही रासायनिक हथियारों, नापाम, ऑरेंज एजेंट एवं फास्फोरस के बमों का जमकर इस्तेमाल किया। यह युद्ध उत्तरी वियतनाम के साथ साथ वियतकांग एवं वियतकांग समर्थक दक्षिणी वियतनामी जनता सभी से लड़ा गया। सबके साथ लड़ाई हो रहा बच्चा, देखिए। यह युद्ध उत्तरी वियतनाम के साथ साथ, ये तो पढ़ गए, निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती थी और अंत में पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता था। इतना जला रहा है, देखो। 1967 ईस्वी तक अमेरिका ने इतने बम वियतनाम में बरसाए जितना द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं गिराया था, उससे ज़्यादा गिरा दिया। अमेरिका की इस तरह की कार्रवाई का विरोध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। यानी अमेरिका में भी विरोध कर रहे, वहाँ के कुछ जनता ऐसे हैं जो मानवाधिकार के लिए लड़ते थे। बोला था कि हमारे देश का सरकार इतना निर्दयी कैसे हो जाएगा जो इतने लोगों को मार रहा है बिना मतलब का। प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया। इसके आर्थिक कुपरिणाम भी परिलक्षित होने लगे थे। एक दार्शनिक है, रसेल कहाँ है, उधर है ना, यूरोप में। तो वहाँ पर एक अदालत लगाया। जैसे अभी रसिया के खिलाफ जो है विश्व अदालत में मुकदमा चल रहा है और पुतिन को दोषी ठहरा दिया और उनके खिलाफ वारंट निकला है। तो पुतिन मान लो किसी ऐसे देश में जाता है जहाँ जो है राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश को मानता है तो वहाँ उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए वो ऐसे देश में कहीं जाता नहीं। अभी अमेरिका गया था ना, तो अमेरिका उस संधि में नहीं है इसलिए वो अमेरिका गया था। भारत उस संधि में नहीं है इसलिए भारत आता है। समझ गया ना। तो वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिका को दार्शनिक ठहरा दिया रसेल ने। इसके आर्थिक कुपरिणाम भी परिलक्षित होने लगे। प्रतिवर्ष 2 से 2.5 अरब डॉलर अमेरिका के खर्च में वृद्धि हो गया। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था डावाडोल होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर का मूल्य काफ़ी नीचे गिर गया, परंतु अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और समझौते के सारे प्रयास को विफल करते हुए युद्ध को जारी रखे हुए था। जैसे अभी रसिया रखे हुए है ना। दूसरी तरफ वियतनामी अब साम्यवाद या अन्य बातों के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। पूरा वियतनाम की जनता एक हो गई। समझ गए। अब उनको साम्यवाद से मतलब नहीं था। पहले अमेरिका को भगाओ, हारेंगे नहीं। तो दिन में हो चिन मिन मार्ग जो था ना, उस पर अमेरिका बम गिरा करके और तोड़ फोड़ देता था। इधर तोड़ता था और पूरा वियतनामी जो थे ऐसे जुटे हुए थे, 1000 के 1000। इधर बम गिरा के जाता, गड्ढा होता, उधर आकर के पल्ले में भर देते थे। समझो, रोड तोड़ देता था। वियतनामी जनता तुरंत मरम्मत कर देती थी, जिससे सैनिकों को रसद और सामान पहुंचने में कठिनाई न। यहाँ तक कि वियतनामी महिलाएं अपने पीठ पर बच्चे को बांधे, फुल पैंट पहने, हाथों में बंदूक को लिए गश्ती लगाती या सीधे युद्ध में शामिल हो जाती थी, या फिर होचिन मार्ग की मरम्मती करते देखी जा सकती थी। होचिन मार्ग की मरम्मत कर देती थी। प्राचीन नायिकाओं को आख्यानित करके स्त्रियों को प्रेरित भी किया जाता था। यानी प्राचीन समय में कुछ ऐसी महिलाएं हुई वियतनाम में जिन्होंने हीरोइन के जैसा काम किया, तो उनकी महिमा सुना करके, जैसे आज की महिला को भारत में प्रेरित कैसे किया जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुना के, अहिल्याबाई की कहानी सुना करके उसी तरह से प्रेरित किया जाता था, आख्यातित किया जाता था। इसी संदर्भ में त्रिअयु की कहानी भी सुनने को मिलता है, जिसे उस समय देवी की तरह पूजा जाता था। इस समय देवी की तरफ पूजा जाता था। क्या नाम है उसका? त्रिअयु। 1968 के प्रारंभ में वियतकांग ने, यानी दक्षिणी वियतनाम मुक्ति के लिए जो लड़ रहा है, दक्षिण वियतनाम में मुक्ति के लिए जो लड़ रहा है, तो वियतकांग ने अमेरिकी शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेटांगन सहित कई ठिकानों पर धावा बोल करके अमेरिकियों को काफ़ी क्षति पहुंचाई। 1968 में देखो, पेटांगन अमेरिका में, यहाँ के लोग जो है तो वीज़ा बना के वहाँ पर थे, तो वहाँ पर वियतकांग के लोगों ने वहाँ पर पेटांगन में आतंकवाद जैसे हमला नहीं होता वैसे हमला किया और उसको क्षति पहुँचाया। इन धावों ने यह स्पष्ट कर दिया
कि वियतनाम के हौसले अभी भी काफ़ी बुलंद हैं और यह भी स्पष्ट हो गया कि वियतनामियों को रसद पहुंचाने वाला मार्ग हो चिन मिन काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इसे बमबारियों से नष्ट नहीं किया जा सका था। वस्तुतः हो चिन मार्ग हनोई से चल करके, देखो ये हो चिन मार्ग है, फोटो में देखो हो चिन मार्ग, ये देखो है ना, ये दिखा, ये हो चिन मार्ग। तो हो चिन मार्ग हनोई से निकल करके लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकल करके जुड़ी हुई थी। अमेरिका सैकड़ों बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, परंतु वियतकांग और उसके समर्थित लोग तुरंत उसका मरम्मत कर लेते थे। इसी मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस एवं कंबोडिया पर भी आक्रमण कर दिया था, परंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा। अब अमेरिका भी शांति वार्ता चाहता था, परंतु अपनी शर्तों पर चाहता था कि अब शांति हो जाए। जैसे रसिया भी अभी शांति वार्ता चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। तो बोलता है 4 स्टेट दे दो तुम अपना, और तो तुमको छोड़ देंगे। राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ समेत कई शक्तियां इस प्रयास में थी कि वार्ता, थोड़ा सा इससे पहले पढ़ लो ये 2 बॉक्स में जो है रासायनिक हथियार। नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था, ठीक है ना, जो त्वचा से चिपक जाता और जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया। ये बम होता ना तो फूट करके जिसके त्वचा से चिपकता वहाँ जलता रहता, बुझता ही नहीं था, तो इससे बहुत क्षति होती थी। एजेंट ऑरेंज क्या है? यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी और पेड़ मर जाता था। जंगल को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रम में रखे जाने के कारण पड़ा। इसको ऑरेंज पट्टी वाला ड्रम में रखता था, इसलिए इसका नाम एजेंट ऑरेंज पड़ गया। अमेरिका इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया, रबर का बागान नष्ट कर दिया। इस जहर का असर आज भी नजर आता है जन्मजात विकलांगता के रूप में। अभी वहाँ बच्चे जो जन्म लेते हैं जन्म से ही विकलांग होते हैं, ऐसा इसका असर था। अब अगला पढ़िए। तो अमेरिका भी चाहता था कि बातचीत शांति वार्ता शुरू हो, लेकिन उसकी शर्त पर। अतः 1968 में पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई। अमेरिकी हट के कारण 6 माह तक वार्ता सफल नहीं हो सकी। 6 महीना तक बातचीत सफल नहीं हुआ। वियतनामियों की मांग थी पहले बमबारी बंद हो, फिर अमेरिका अपनी सेनाएं हटाए, लेकिन ये चाहता नहीं था। ये चाहता था कि नहीं, पहले हमारा बात मानो तब हटाएंगे, जैसे रसिया भी कर रहा। इसी क्रम में 7 जून 1969 को वियतनामी शिष्टमंडल ने दक्षिण वियतनाम के मुक्त क्षेत्र में, वियतनामी शिष्टमंडल जो है दक्षिण वियतनाम के मुक्त क्षेत्र में वियतकांग के सरकार की गठन की घोषणा कर दी, जिसे रूस और चीन ने तुरंत मान्यता दे दी। वियतकांग का मतलब दक्षिण वियतनाम में जो संगठन है मुक्ति के लिए। इसी दरमियान वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक हो चिन मिन की मृत्यु हो गई। चूँकि उन्होंने अपने वसीयत में दक्षिणी वियतनाम के मुक्ति तक संघर्ष का आह्वान किया था, अतः संघर्ष जारी रहा। वसीयत में लिख के गया नेता कि जब तक लेना नहीं दक्षिण वियतनाम को अपने साथ, पूरा देश एक नहीं होना, तब तक लड़ते रहना। तो वहाँ की जनता लड़ रही है। नया सरकार भी आया, उसको भी लड़ना पड़ा। वो नहीं लड़ता तो जनता उसको उखाड़ के फेंक देती कि जनता अमेरिकियों के खिलाफ पूरी तरह से एक है, चाहे कितना भी मरे, सब मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन अमेरिका का नहीं चलने देना। उसी तरह से अभी यूक्रेन में भी हो रहा है। अमेरिकी असफलता और वियतनाम का एकीकरण। हालांकि हॉलीवुड द्वारा अमेरिका के वियतनाम युद्ध को जायज़ ठहराने वाले फिल्मों के स्थान पर अमेरिका के अत्याचार पर फिल्म बनने लगा। हॉलीवुड किसको बोलते हैं? अपने देश में जो फिल्म निर्माण का सेक्टर है उसको बॉलीवुड, और यूरोप अमेरिका में जो है ना निर्माण जो होता है फिल्म को, उसको हॉलीवुड कहा जाता है। तो वहाँ पर वियतनाम युद्ध को जायज़ ठहराने वाला फिल्म, शुरू में ऐसा फिल्म बनाया गया जिसमें वियतनाम युद्ध को सही ठहराया गया, वहाँ के लोगों को दिखाया गया। बाद में जनता, अमेरिकी जनता को पता लग गया कि हमारा देश गलत कर रहा है,
तो फिर वहाँ अमेरिकी अत्याचार पर फिल्म बनने लगा, तो वहाँ के लोग देखने लगे, तो बोले कि हमारे देश का सेना ऐसा है जो वहाँ के लोग को बिना मतलब का मार रहा है, हमको क्या लेना देना, हम कहीं पर हैं वो कहीं पर है, क्यों मार रहा है उसको जाकर। ठीक है। दूसरी तरफ निक्सन अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल करके नया राष्ट्रपति बन गया। अब नया राष्ट्रपति आ गया। वियतनाम समस्या का जल्द समाधान की जिम्मेवारी उस पर सौंपी गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जाता, यदि दुनिया के सब देश चाहते थे कि अमेरिका इस काम को बंद कर दे। इसी समय माइली गांव की एक घटना प्रकाश में आ गया। अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की। माइली गांव में सब को मार दिया, वहाँ पर बलात्कार सब बहुत सारे केस किए अमेरिकियों ने, तो सब मर गया, उसको लगा कि सब मर गया, लेकिन वहाँ एगो बूढ़ा जीवित रह गया। उस बाहर आकर के सबको कहानी बताया, ये पूरी दुनिया में बात फैल गया, अमेरिका इतना अत्याचार किया। समझ गए ना, मीडिया इसको खूब उछाला। अंतिम में अमेरिका की जब बेइज्जती हुई तो उसने 5 सूत्री योजना रख दिया। और अमेरिका क्या घोषणा किया, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करके यथास्थान पर रहे, लड़ाई बंद कर दे, जहां है वहीं रहे। युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय देश के लोग जो है ना वो इसका जांच करेंगे कि कहीं कोई उल्लंघन नहीं करे। इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा, इस तरह से उसने घोषणा किया। परंतु इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन ये नहीं माना, बोला जो सेना जहाँ है वहाँ नहीं रहेगा, भागो तुम सब। वियतनामी नहीं माने, लड़ने लगे, तो फिर अमेरिका बमबारी शुरू कर दी। अमेरिकी सेनाएं पुनः बमबारी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उसे अपनी सेनाएं वापस, ठीक है। अमेरिका का शर्त क्या है, देखो, दक्षिणी वियतनाम की स्वतंत्रता, यानी उत्तरी वियतनाम में दक्षिणी वियतनाम कभी नहीं मिलेगा, ये चाहता था अमेरिका। अमेरिकी सेना उस क्षेत्र में ही रहेगी, यानी दक्षिणी वियतनाम में रहेगी। और जब तक वियतकांग संघर्ष करेगा, यानी जब तक वियतकांग यानी दक्षिणी वियतनाम में जब तक उसके मुक्ति के लिए संघर्ष करता रहेगा ना ये पार्टी वियतकांग, तब तक, और दक्षिणी वियतनाम में आतंक मचाएगा, बमबारी हम करते रहेंगे। तो ये अमेरिका का शर्त था, लेकिन शर्त को अस्वीकार कर दिया। अब अमेरिका ये जान चुका था उसको अपनी सेनाएं बुलानी ही पड़ेगी। निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी, वियतनामियों ने उसे खारिज कर दिया। अब अमेरिका चीन को अपने पक्ष में करने में लग गया। 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया। वियतकांग दक्षिणी वियतनाम का मुक्ति संगठन है, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम का सरकार और अमेरिका सब मिलकर समझौता कर लिए। परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। दक्षिणी वियतनाम में इसका समर्थन सरकार है ना, वो तो चाहता है जैसे एक होगा तो उसका सरकार चला न जाएगा। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया, तो दक्षिणी वियतनाम का सरकार ने आपत्ति जताया, तो वियतकांग बोला कि नहीं, तो हमारा आपत्ति नहीं चलेगा। इस बार इतने बम गिराए गए, तो जब मना कर दिया ना तो अमेरिका बोला कि नहीं तो फिर मारेंगे, तो इतना बम गिराया गया जिसकी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से ज़्यादा आंकी गई। हिरोशिमा में जो बम गिराया, जितना विनाश किया उससे ज़्यादा पावर के बम गिराए, लेकिन छोटे छोटे बम गिराए, लेकिन टोटल का पावर हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से ज़्यादा था। हनोई भी इस बमबारी में ध्वस्त हो गया, हनोई, लेकिन वियतनामी डटे रहे। ठीक है, माइली गांव की घटना पढ़ लो। दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थन मान करके अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेरकर पुरुषों को मार डाला, औरत बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच में दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया जिसने इस घटना को उजागर कर, अभी बताया ना तुमको, ठीक है। लेकिन वियतनामी डटे रहे। अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में
वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। समझौते की मुख्य बातें थी, युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी। जहाँ जहाँ अमेरिका सेना भेजा ना, इसका यही हाल हुआ। अमेरिका से भी इसको रातों रात भागना पड़ा। ठीक है, शुरू में जाता है, अड़ जाता है, फिर भागता है वहाँ से। यही काम इसका। उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह करके एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। बोला कि वो चला जाएगा, उत्तर और दक्षिणी वियतनाम आपस में एकीकरण करेगा। अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। इतना बम मार के गिरा, तोड़ फोड़ किया ना, तो विश्व में दुनिया के लोक लाज के डर से अमेरिका ने मान लिया कि असीमित आर्थिक सहायता देगा, यानी खूब पैसा देगा जब तक फिर से वो सही सारी व्यवस्था नहीं हो जाती। लेकिन आदमी उतना जो मार दिया उसको कहाँ से लौटाएगा। इस तरह से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया और अप्रैल 1975 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। इस प्रकार 7 दशकों से ज़्यादा चलने वाला यह अमेरिका वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में लगभग 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हुए। सर्वाधिक व्यय अमेरिका का था। उसके 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए, लगभग 3 लाख सैनिक घायल हुए। दक्षिण वियतनाम के 18,000 सैनिक सिर्फ मारे गए, तो ज़्यादा मारा गया अमेरिका का ही ना। अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर और 3600 अनगिनत टैंक नष्ट हो गए। इन सारी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में धन जन की बर्बादी के अलावा अमेरिकी साख को भी गहरा आघात पहुंचा। पूरे हिंद चीन में वह बुरी तरह से असफल रहा। अंततः उसे अपनी सेनाएं हिंद चीन से हटानी पड़ी और सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता को स्वीकार किया गया। ठीक है, हो गया, ओके।